कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आपने अभी देखा होगा जो बच्चे उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों ने जो अभी एग्जाम दिया होगा, चाहे वो वीडियो का दिया हो या और अदर एग्जाम दिए हो या आपका समीक्षा अधिकारी का दिया हो, तो उसमें लगभग जनगणना के 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो बाकी अदर एग्जाम में भी चाहे आप आईएएस का दो, वहां भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं एग्जाम में। बाकी किसी भी एग्जाम में आप एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, यूटेट, अदर XYZ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जनगणना 2011। ठीक, तो चलिए जानते हैं जनगणना 2011 क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं जाना तो आज 100% आप शो हो जाएंगे कि जनगणना है क्या और जनगणना से क्वेश्चन किस तरह आते हैं और क्या पूछा जाता है। ये सब चीजें हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो जो जनगणना है ये सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले स्वीडन में कराई गई थी 1749 में। स्वीडन जो है आपका एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो पहली बार अगर जनगणना की शुरुआत पूछे विश्व में कहां पर की गई थी तो स्वीडन में की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो दशकीय जनगणना है, दशकीय मतलब जैसे आज 10 वर्ष बाद होती है जनगणना, तो इस तरीके की जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका से की गई थी। क्लियर है यहां तक के पॉइंट। चलिए, इसके बाद भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1871 ईस्वी में, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत से पहले, क्योंकि ये अंग्रेज थे, आपको पता है ब्रिटेन का कब्जा था भारत पे, तो भारत से पहले जो ब्रिटेन में जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1801 ईस्वी में। ठीक है, भारत में 1871 में हुई थी, ब्रिटेन में 1801 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है यहां तक के ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब आते हैं जनगणना है क्या। तो जनगणना जो है आपका ये प्रति 10 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। ये आप ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो जनगणना है वो आपका केंद्रीय सूची का विषय है। केंद्रीय सूची का मतलब है संघ सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। जनगणना का जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में किया गया है। उसमें 3 सूची दी गई है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची का यहां मतलब यह है, या केंद्रीय सूची का यहां मतलब यह है कि इस पे केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी और केंद्र सरकार उसे लागू करेगी। क्लियर है यहां तक के पॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जनगणना जो है, इस जनगणना का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप याद रखना, अनुच्छेद या धारा दोनों में से कुछ भी दे देता है, तो अनुच्छेद या धारा 226 में जनगणना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है या केंद्रीय सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है? तो जनगणना गृह मंत्रालय के देखरेख में की जाती है। आप याद रखना, जनगणना गृह मंत्रालय की देखरेख में की जाती है। ठीक है, इसके बाद जनगणना की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय जनगणना आयुक्त को सौंप देता है, जिसे भारत का महापंजीयन या भारत का जनगणना आयुक्त कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना का जो आयुक्त था, जिसकी देखरेख में ये जनगणना की गई थी, वो थे आपके डॉक्टर C. चंद्र मौली। इनका कार्य ये है कि इनके निर्देशन में जनगणना कराई जाएगी और जनगणना के ये आंकड़े फिर फाइनली जारी कौन करता है? जनगणना आयुक्त। ठीक है, क्लियर है यहां तक के पॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो जनगणना थी भारत में जो 1871 से शुरू की गई थी, अगर तब से लेके अब तक देखें 1871 से लेके अब तक देखें 2011 तक,
तो ये थी आपकी 15वीं जनगणना। ठीक है, आप याद रखना 1871 से लेके 2011 तक 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर आजादी के बाद देखें 1947 से 2011 के बीच अगर हम इस जनगणना को देखें तो ये थी आपकी 7वीं जनगणना। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? ठीक है। और भारत की 1871 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत की जो पहली जनगणना थी, जो वैज्ञानिक मानी जाती है, जो साइंटिफिक मानी जाती है, जैसे आज होती है, उसमें क्वेश्चन करे जाते हैं, वो थी 1881 की वाली जनगणना, जिसे लॉर्ड रिपन के द्वारा कराया गया था। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछ ले आप लोगों से कि वर्ष 2011 की जनगणना में जो नागरिक थे उनसे कुल कितने क्वेश्चन किए गए थे, तो 2011 की जनगणना में नागरिकों से कुल 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। 29। ठीक है। और ये भारत की पहली जनगणना थी जो पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। 2011 की जनगणना पहले ऐसी जनगणना थी जो पूर्ण रूप से कंप्यूटर बेस्ड जनगणना थी। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत आजादी के बाद भारत की, स्वतंत्र नहीं, आजादी के बाद भारत की। और 1951 की जो जनगणना थी वो आपकी उसकी जो देखरेख की गई थी उसमें की थी आपका R.A. गोपाल स्वामी के द्वारा इसकी देखरेख की गई। ठीक है, तो ये थी इसकी एक पूरा डायग्राम। तो आइए देखते हैं जल्दी जल्दी और इससे संबंधित आंकड़े क्या है हमारे पास और क्या हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 226 में इसका उल्लेख किया गया है, आप याद रखना। जनगणना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 226 में। ठीक है, जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय। संघ सूची का मतलब यह है केंद्र सरकार या भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे भारत में वह जनगणना कंप्लीट करे। क्लियर है? नेक्स्ट है जनगणना संगठन या विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है जनगणना विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना का उल्लेख संविधान की किस सूची में अगर पूछ ले आपसे? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जनगणना का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछ ले, अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। जो जनगणना जिसके निर्देश में की जाती है, जिसकी देखरेख में की जाती है, जिसके अंडर में की जाती है, उसे जनगणना आयुक्त या भारत का महापंजीयक कहा जाता है। और 2011 की जनगणना का जो जनगणना आयुक्त था वो था डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है, 2011 की जनगणना के जो आयुक्त थे वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। इनका जो जनगणना आयुक्त होता है उनका काम क्या है देख लीजिएगा। एक तो है यह जनगणना की देखरेख करता है। कौन? ये वाला जनगणना आयुक्त। ठीक है, जनगणना आयुक्त ही जनगणना की देखरेख करेगा, उसी के निर्देशन में की जाएगी। उसके बाद ये जनगणना आयुक्त थी जनगणना और पूरी जनगणना पूरी होने पर उसके आंकड़े जारी करता है। कौन? जनगणना आयुक्त। ठीक है, इसके बाद है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। आजादी के बाद जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। के समय जो जनगणना आयुक्त थे वो थे R.A. गोपाल स्वामी। तो याद रखना आजादी के बाद पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? 1951 में कराई गई थी। और उस समय भारत के जो जनगणना आयुक्त होते थे वो थे आपके डॉक्टर सी चंद्रमौली, सॉरी डॉक्टर R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, इसके बाद 2011 की जनगणना, यह भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और इसमें नागरिकों से कुल 29 सवाल पूछे गए थे।
नागरिकों से इसमें कुल 29 सवाल पूछे गए थे 2011 की जनगणना में। ठीक है, नेक्स्ट है 1947 से 2011 के मध्य यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आप याद रखना, कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 में पहली बार जातिगत जनगणना कराई गई थी। मतलब इसमें जाति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। 29 क्वेश्चन में यह था कि आप किस जाति से संबंधित हो, कुम्हार, गाड़ा, मलिक, या फिर आप ब्राह्मण हो, या भाई फिर आप शर्मा हो, या भाई फिर आप अदर जाति के हो, गुज्जर हो, ये क्या है, जाट हो, ये क्या है। इस तरह के जो पहली बार क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2011 की जनगणना में ही जाति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी ये पूर्ण रूप से कंप्यूटर बेस्ड जनगणना थी। आप याद रखना इसे। ठीक है, इसके बाद इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत 1801 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि भारत से पहले वहां जनगणना कराई गई थी। जबकि भारत में जनगणना की शुरुआत 1871 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी। अंग्रेजों का कब्जा था भारत में, तो ब्रिटेन में पहले शुरुआत हुई थी, भारत में बाद में हुई थी उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना। इसके बाद ये पॉइंट ले लीजिए आप। ठीक है, प्रथम बार नियमित या वैज्ञानिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा कराई गई। नियमित और वैज्ञानिक का मतलब है साइंटिफिकली तरीके से। जैसे आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप किस जाति से हो, आप सर्वेंट जॉब हो, या आप किसान हो, या मजदूर हो, घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं है, कितने बच्चे हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, क्या क्या फैसिलिटी है घरों में। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन पहली बार जो देखने को मिले थे वो 1881 में मिले थे, उसके बाद भी कंटिन्यू चले आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। 11 की जनगणना का जो शुभंकर वाक्य है वो क्या था? वो था परगणक शिक्षा, शिक्षिका। ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके हाथ में क्या थे? इसके हाथ में रजिस्टर है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जनगणना जो कराते हैं वो टीचरों के द्वारा ही कराई जाती है। तो इसका जो वाक्य रखा गया था, शुभंकर रखा गया था, प्रतीक चिन्ह रखा गया था, वो था आपका परगणक शिक्षक। और शिक्षिका के हाथ में, अध्यापक के हाथ में क्या हो सकता है? रजिस्टर। जाहिर सी बात है, तो सब लोग ही जानते हैं इस चीज को। नेक्स्ट 2011 में जनगणना का आदर्श वाक्य था इसका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। किसका? 2011 की जनगणना का। शुभंकर पूछे, परगणक शिक्षिका, हाथ में रजिस्टर ले रखे, और इसका आदर्श वाक्य पूछे तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व में पहली बार जनगणना कराने का श्रेय यूरोपियन देश स्वीडन को जाता है, पहली बार। जबकि 1949 में प्रथम बार दशकीय जनगणना अमेरिका ने कराई थी। जैसे आज 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, इसकी शुरुआत पहली बार अमेरिका के द्वारा ही कराई गई थी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना में पहली बार एनपीआर का प्रयोग किया गया था। एनपीआर का मतलब है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, इंग्लिश में कहते हैं इसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया गया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में यह घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति थी 2000 के 2045 तक, वर्ष 2045 तक
जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो 2000 जनसंख्या नीति 2000 में घोषणा करी गई थी कि 2045 तक हम जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में भारत का जो प्रशासनिक विभाजन था वो कितने क्षेत्रों में किया गया था, कितने जिलों में किया गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो 2011 में जो भारत का प्रशासनिक विभाजन था वो 640 जिलों में किया गया था, 640 जिलों में। और 2001 में कितने में किया गया था, 593 में, 593 जिलों में किया गया था 2001 में। तो इसका मतलब ये है 593 में अगर 47 ऐड कर देते हैं तो 640 बनता है। तो 640 नए जिले बने थे इस बीच में। क्लियर है? भारत में 640 2001 और 2011 के बीच 647 नए जिले बने थे। तो इसलिए 2011 में आपका जो पूरे भारत का प्रशासनिक विभाजन था 640 जिलों में किया गया था। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो जनसंख्या जनांकीय के इतिहास में या जनगणना के इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जनगणना 1911 ये देखो 1911 और 1921 के बीच जो थी जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी, मतलब बढ़ने की बजाय माइनस में हुई थी जनगणना। तो इसलिए जनसंख्या के इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। देख लीजिए, भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 को, याद रखना 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। महान विभाजक वर्ष क्योंकि 1921 और 1911 के मध्य भारत की दशकीय वृद्धि दर, दशकीय का मतलब है कि 10 साल में जो वृद्धि दर है उसमें -0.31% की कमी आई थी, और जो लगभग 77 लाख बैठती है पूरी टोटल पॉपुलेशन 77 लाख। इसीलिए जनसंख्या के इतिहास में इसे मतलब 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? तो ये थी आज हमारे जो जनगणना है उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन थी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें पढ़नी पड़ती है और हमें सबको जानना भी यदि आवश्यक है। जनगणना का इतिहास आज हमने जाना, कौन कराता है, कैसे होती है, क्या सब होता है, ये सब हमने जाना। तो ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 पूरी जनगणना हम 3 पार्ट में लेके पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तब हम मान के चलेंगे कि जो हमने करा दिया आप लोगों को उससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो हम पार्ट 1 आज आप तैयार कर लेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 का थोड़ा इंतजार करेंगे, जल्दी आपको उपलब्ध होगी क्लास। तो आप तीनों पार्ट को मिला के पढ़े, तब जाके आप 100% किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो जनगणना से बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, बिल्कुल फ्री है। तो बाकी अगर पुराने हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।